हेलो एवरीवन। तो चलें अगली यात्रा पर। आपने देखा किस प्रकार लेखक अपने मित्र जो कि मंगोल था, बौद्ध भिक्षुक था, सुमति, उनके साथ यात्रा पर गए। जब उन्होंने देखा कि 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर हमें चढ़ना है तो उन्होंने घोड़े कर लिए, लेकिन लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, इसलिए वह बहुत पिछड़ गए। और जब वहाँ पहुँचे, अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचे, तो देखा सुमति बहुत गुस्से में है। तब लेखक ने बताया कि उनकी देरी का कारण क्या है। सुनाओ, अब हम देखेंगे। यस, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा सा टापू सा मालूम होता था। आप ध्यान रखेंगे, तिंगरी के विशाल मैदान क्या है। ये पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। अंडरलाइन दिस, तिंगरी समाधिगिरी क्या है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, झंडा बना लेते थे। अब वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक ने सोचा, ये तो हफ्ता भर वहीं लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लियासा पहुँच के रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती है, और आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो तो ललाट धूप से जल रहा है और पीछे कंधा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आपने मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, और इसे हम कहते हैं नम से। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर क्या होता है, बुद्ध वचन लिखे हुए अनुवाद बुक है कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, क्योंकि लेखक को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और यात्रा करना अच्छा लगता था, इसीलिए लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। लेखक ने समझा कि वह 2-3 दिन में लौट आएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर आगे चल पड़े। तो ऐसी थी राहुल संस्कृतियाँ, जिनका वास्तविक नाम, मूल नाम केदारनाथ पांडे था, की तिब्बत यात्रा। सो नाउ किसान से डिस्कस करेंगे। थोंगला के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के दौरान भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की परमिशन नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा। उच्च श्रेणी के भिखमंगे के वेश में गए थे। उनके साथ सुमति थे, जो कि खुद बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, इसलिए उन्हें एक अच्छी जगह रहने को मिल गई। लेकिन जब वापस लौटे तो एक भद्र पुरुष के वेश में लौटे थे, घोड़े पर सवार होकर लौटे थे, इसलिए उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला था। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। यात्रियों को भय बना रहता था कि उनके जान माल की हानि ना हो जाए, क्योंकि वह स्थान सबसे खतरनाक था और डाकू पहले व्यक्ति को मारते थे, उसके बाद
उसका धन लूटते थे, अगर धन है तो। और पुलिस भी इस काम के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं होता था, इसलिए सबसे खतरनाक जगह थी। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो आप देखेंगे, जब लेखक सुमति के साथ लंकोर के मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने 2 घोड़े किए थे, लेकिन लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था। लेखक उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा भी पुश करते तो वह और स्लो हो जाता था, इस कारण वह पिछड़ गए थे। दूसरा कारण था कि वह गलत डायरेक्शन में चले गए थे। 1.5 मील जाने के बाद उन्हें पता चला था कि वह गलत रास्ते पर है, इसलिए वह वापस पलटकर सही रास्ते पर आए। वहाँ के रास्तों की नॉलेज नहीं होने के कारण भी वह अपने साथियों से पिछड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से क्यों रोका? क्योंकि लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी यात्रा करने के शौकीन थे और उन्हें पता था कि सुमति अगर अपने यजमान के पास जाएगा तो 2-3 दिन तो ऐसे ही लगा देगा। परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए बौद्ध अनुवाद वाले ग्रंथ मिल गए थे, पोथियाँ मिल गई थी, तो वह पढ़ने में व्यस्त हो गए, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने से नहीं रोका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लेखक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की परमिशन नहीं थी तो उन्हें भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा ना। उनका जब घोड़ा बहुत ही सुस्त था तो वह अपने साथियों से बिछड़ गए थे, बहुत थक गए थे। नेक्स्ट, जब लेखक तिब्बत यात्रा पर जा रहे थे तो वहाँ का टेम्परेचर ऐसा था कि ललाट पर तेज धूप से जल रहा है, लेकिन पीठ बर्फ की तरह ठंडी। तो इस तरह उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपना सामान खुद को लाद कर चढ़ाई चढ़नी पड़ी। नाउ नेक्स्ट, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं किया करती थी, जाति भेद वर्ग भेद नहीं था। हाँ, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को शक की निगाह से देखा जाता था। लोग वहाँ शाम के समय छंग पीकर होश हवास खो दिया करते थे ना। देखेंगे वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। उच्च श्रेणी के भिक्षुओं को अच्छी नज़र से देखा जाता था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी बिना किसी रोक टोक घर की किचन तक जा सकता था। ओके, इस तरह से आप बताएंगे कि वहाँ का समाज कैसा था। औरतों को पूरी आज़ादी हुआ करती थी। मैं आप पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ है? लेखक पुस्तकों में रम गया, डेफिनेटली पुस्तकों में रम गए थे। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि सुमति के बारे में आप क्या जानते हैं? सुमति जाति से मंगोल था, बौद्ध भिक्षुक था, मंगोली था तो चेहरा लाल था। उन्हें जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी शांत हो जाता था। बौद्ध भिक्षुक थे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। हर जगह उनके जान पहचान वाले मिल जाते थे। व्यवहारिक थे, व्यवहार कुशल थे। सुना, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये भिखमंगे के भेष में गए थे। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है या अनुचित? कुछ हद तक ये उचित भी है और अनुचित भी। तो इसमें आप अपने व्यूज़ देंगे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है, कहाँ पहाड़, वहाँ का तापमान कैसा रहता था, ये सब बताना है। सुना, इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक को कहाँ कहाँ जाना पड़ा, उन्हें किन किन जगहों पर कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डांडा क्या है, थोंगला क्या है, शेखर विहार क्या है। नाउ आगे हम देखेंगे लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेखक अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए थे, सुमति कौन थे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। और तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।